नमस्कार। आज तारीख है 25 नवंबर 2025 और आज हम शिक्षा की दुनिया के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं जो शायद हमारे स्कूलों का भविष्य ही बदल दे। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कोई टीचर नहीं है, कोई लेक्चर नहीं हो रहा, फिर भी सीखना पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और गहरा है। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? बिल्कुल। पहली बार में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। सही कहा। लेकिन हमारे पास शिव नारायण का एक शोध पत्र है जिसका शीर्षक है बिना शिक्षण के लर्नोग्राफी, तक्षशिला मॉडल में ज्ञान हस्तांतरण का एक नया प्रतिमान। और ये पेपर हमें उसी रहस्यमय दुनिया में ले जाता है जिसका नाम है लर्नोग्राफी। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस सोर्स के आधार पर पता लगाया जाए कि क्या ये वाकई मुमकिन है, क्या हम सिखाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से हटाकर सीखने को बेहतर बना सकते हैं। चलिए इस आइडिया की गहराई से पड़ताल करते हैं। जरूर। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है, क्योंकि हम सब उसी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से गुजरे हैं। और मुझे लगता है हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। जब मैं स्कूल में थी मुझे हमेशा लगता था कि मैं बस रट्टा मार रही हूँ, सच में सीख नहीं रही। परीक्षा के बाद ज्यादातर चीजें दिमाग से गायब हो जाती थी। हाँ। क्या ये शोध पत्र इसी भावना को, इसी समस्या को संबोधित करता है? हमारी शिक्षा प्रणाली में असल में गड़बड़ कहाँ है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस शोध पत्र के अनुसार समस्या किसी मेथड में नहीं, बल्कि शिक्षण यानी टीचिंग के मूल विचार में ही है। अच्छा। सिखाने के विचार में ही। जी। हम ये मानकर चलते हैं कि ज्ञान दिया जाता है, एक शिक्षक बोलता है और छात्र सुनकर सीखता है। लेकिन ये मॉडल कहता है कि ये सीखने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे कमजोर? हाँ। जब हम सिर्फ सुनते हैं तो जानकारी हमारे दिमाग में बहुत अस्थायी और कमजोर रास्ते बनाती है। और यहीं पर इस पेपर की ब्रेन पेज थ्योरी आती है। ब्रेन पेज थ्योरी, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये थ्योरी कहती है कि असली सीखना तब होता है जब हमारा दिमाग बाहरी जानकारी को लेकर उसे खुद प्रोसेस करता है, उसे व्यवस्थित करता है और उसका एक मजबूत आंतरिक नक्शा बनाता है। आंतरिक नक्शा? जी, मतलब सीखना किसी के सिखाने से नहीं, बल्कि दिमाग की अपनी मेहनत से होता है। लेक्चर सुनना तो वैसा ही है जैसे किसी को शहर का रास्ता बताने के बजाय उसके हाथ में एक धुंधला सा नक्शा थमा देना। ज्यादातर लोग खो जाएंगे। यह सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या हम शिक्षण को पूरी तरह से नकार सकते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे शानदार शिक्षक देखे हैं जिनके एक लेक्चर ने मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया है। क्या ये मॉडल उस जादू को, उस प्रेरणा को खत्म नहीं कर देगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और ये स्रोत ये नहीं कहता कि विशेषज्ञ बेकार हैं, ये कहता है कि ज्ञान देने का तरीका गलत है। अच्छा, तरीका गलत है। हाँ, और यहीं पर लर्नोग्राफी शब्द आता है, जिसे ये पेपर शिक्षा यानी एजुकेशन के एक विकल्प के तौर पर पेश करता है। स्रोत साफ कहता है, शिक्षा का मतलब सिखाना है और लर्नोग्राफी शिक्षा नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा और क्या कह सकते हैं साहसिक दावा है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फर्क मानसिकता का है। शिक्षा यानी एजुकेशन एक बाहरी प्रक्रिया है, इसमें जोर समझाने पर होता है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत है और छात्र ज्ञान का प्राप्तकर्ता। ठीक है। वहीं लर्नोग्राफी एक आंतरिक प्रक्रिया है, यहाँ जोर करने पर है, एग्जीक्यूशन पर। सीखने वाला खुद ज्ञान की संरचना बनाता है। अच्छा। तो एक में आप ज्ञान के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर, और दूसरे में आप ज्ञान के निर्माता हैं, क्रिएटर। ये सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, तो एक बाहरी प्रक्रिया और दूसरी आंतरिक। अब असली सवाल ये है कि ये जो आंतरिक प्रक्रिया है ये काम कैसे करती है? इस शोध पत्र में इसकी एक प्रक्रिया का जिक्र है। सोर्स पेज, फिर ब्रेन पेज और फिर जाइड पेज। जी। सच कहूं तो ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के शब्द लगते हैं। हाँ, ये शब्द थोड़े डराने वाले लग सकते हैं, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। तो चलिए इन भारी भरकम शब्दों को तोड़कर समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। बिल्कुल, एक एक करके समझते हैं। पहला है सोर्स पेज। सोर्स पेज, ये बस ज्ञान का कच्चा माल है। कच्चा माल? हाँ, जैसे एक किताब का चैप्टर, एक ऑनलाइन मॉड्यूल, कोई डायग्राम या कोई भी सीखने की सामग्री। ये वो क्या है जो हमें सीखना है। ठीक है, सोर्स पेज समझ गई। दूसरा, और इस पूरे मॉडल का दिल है ब्रेन पेज। ब्रेन पेज? जी, यहीं पर सारा जादू होता है। सीखने वाला सोर्स पेज को सिर्फ पढ़ता या सुनता नहीं है, वो विजुओस्पेशियल मैपिंग
मतलब जानकारी को देखकर उसका एक मानसिक नक्शा बनाकर। अच्छा। और मोटर साइंस, यानी उसे करके सीखकर अपने मस्तिष्क में एक स्थायी मेमोरी स्ट्रक्चर बनाता है। ये सिर्फ रटना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान का एक 3D मॉडल बनाने जैसा है जो सिर्फ आपका अपना है। ओके, और तीसरा शब्द? जाइड पेज। तीसरा है जाइड पेज। ये उस ज्ञान का सबूत है, उसका प्रदर्शन, मतलब एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल। जब सीखने वाला अपने बनाए हुए ब्रेन पेज का इस्तेमाल करके कोई असल काम करता है, कोई समस्या हल करता है या कोई स्किल दिखाता है, तो उसे जाइड पेज कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सीखना वाकई में हुआ है। तो संक्षेप में सोर्स पेज यानी क्या सीखना है, फिर ब्रेन पेज यानी कैसे सीखना है जी, और आखिर में जाइड पेज मतलब कि सीख लिया है। एकदम सही। इसे किसी आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आपको एक नई डिश बनानी सीखनी है, जैसे कि बिरयानी। अच्छा उदाहरण है। तो रेसिपी की किताब या कोई YouTube वीडियो आपका सोर्स पेज है। ठीक है। अब जब आप उस रेसिपी को पढ़कर अपने दिमाग में पूरी प्रक्रिया की कल्पना करती हैं, प्याज कब डालना है, चावल कितना पकाना है, मसालों का क्रम क्या होगा, ये जो मानसिक तैयारी और योजना है, वही ब्रेन पेज है भाई, वही आपका ब्रेन पेज है। और फिर जब आप असल में किचन में जाकर वो स्वादिष्ट बिरयानी बना लेती हैं, तो वो प्लेट में रखी बिरयानी आपका जायद पेज है। वाह, ये उदाहरण तो एकदम साफ है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम सब अनजाने में ब्रेन पेज का इस्तेमाल करते ही हैं। सही है। जब कोई पहली बार आइकिया का फर्नीचर जोड़ता है, तो वो सिर्फ मैनुअल नहीं पढ़ता, वो अपने दिमाग में एक 3D मॉडल बनाता है कि कौन सा पेज कहाँ लगेगा। हाँ, यही दिमागी मॉडल ब्रेन पेज है। तो ये मॉडल बस उसी प्राकृतिक प्रक्रिया को क्लासरूम में ला रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और आपने पहले मोटर साइंस का जिक्र किया था। हाँ, करके सीखना। करके सीखना इसीलिए इतना असरदार है क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ साथ आपकी मांसपेशियों को भी सिखाता है, जिसे हम आम भाषा में मसल मेमोरी कहते हैं। सही। जब आप कोई काम खुद करते हैं तो ज्ञान सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए तो साइकिल चलाना या कार चलाना सीखने के सालों बाद भी आप भूलते नहीं हैं। बिल्कुल। पारंपरिक शिक्षा में समस्या ये है कि वो अक्सर सोर्स पेज पर ही रुक जाती है और सीधे जाइड पेज यानी परीक्षा पर कूद जाती है। लेकिन सबसे जरूरी कड़ी ब्रेन पेज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। साइकिल वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। ये दिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया कितनी व्यक्तिगत हो सकती है। लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर हर कोई अपने अपने ब्रेन पेज बनाने में लगा है, तो फिर एक क्लासरूम की जरूरत ही क्या है? और उस क्लासरूम में टीचर की जगह कौन लेता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये मॉडल क्लासरूम को खत्म नहीं करता, बल्कि उसकी भूमिका को पूरी तरह बदल देता है। यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स जैसे शब्दों को भी हटा दिया गया है ताकि मानसिकता बदले। अच्छा जी, स्टूडेंट शब्द से एक निष्क्रियता का भाव आता है, इसलिए सीखने वालों को स्कॉलर्स कहा जाता है, यानी विद्वान। जो उन्हें ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखता है। बिल्कुल। और क्लासरूम को नॉलेज वर्कप्लेस कहा गया है, मतलब ज्ञान कार्यस्थल, ना कि कोई लेक्चर हॉल। नॉलेज वर्कप्लेस। तो इस वर्कप्लेस का ढांचा कैसा होता है? यहाँ लोग करते क्या हैं? यहाँ कुछ नई और बहुत दिलचस्प भूमिकाएं हैं। सबसे पहले स्कॉलर्स मिनिएचर स्कूल्स में काम करते हैं। मिनिएचर स्कूल्स? हाँ, ये 3 से 5 स्कॉलर्स के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये उनका अपना छोटा सा वर्क स्टेशन है, जहां वे एक साथ सोर्स पेज पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये मिनिएचर स्कूल सुनकर मुझे अपने कॉलेज के वो ग्रुप प्रोजेक्ट याद आ गए। मैं समझ सकता हूँ। जहां सारा काम एक ही इंसान करता था और बाकी लोग बस नाम के लिए होते थे। ये मॉडल उस समस्या से कैसे निपटता है? ये एक आम समस्या है, सही कहा आपने। लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ मूल्यांकन व्यक्तिगत प्रदर्शन यानी जाइड पेज पर होता है, इसलिए हर किसी को अपना ब्रेन पेज बनाना ही पड़ता है। अच्छा। आप किसी और के ब्रेन पेज पर निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। और यहीं पर दूसरी भूमिका आती है, स्मॉल टीचर्स। एक मिनट, स्मॉल टीचर्स मतलब बच्चे ही एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इसमें तो ये खतरा है कि गलत जानकारी पास ऑन हो जाए। ये एक जायज बुनियाद चिंता है, लेकिन स्मॉल टीचर्स लेक्चर नहीं देते। तो फिर वो क्या करते हैं? वे उसी समूह के थोड़े उन्नत स्कॉलर्स होते हैं जो अपने साथियों को करके दिखाते हैं, समझाते नहीं। अगर किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो स्मॉल टीचर उसे अपनी ब्रेन पेज रणनीति का प्रदर्शन करके दिखाएगा। अच्छा, तो ये ज्ञान का सीधा प्रसारण है बिना शब्दों के शोर के। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, बिग टीचर्स।
अच्छा, तो आखिरकार कोई वयस्क तो है कमरे में? हाँ बिल्कुल। बिग टीचर्स वयस्क विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन वे प्रशिक्षक के बजाय सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर या मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। मैनेजर? जी, उनका काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सीखने के माहौल को प्रबंधित करना है। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि ज्ञान का प्रवाह बना रहे, अनुशासन हो और सभी समूहों के पास सही सोर्स पेज और संसाधन हो। वे मौखिक निर्देश नहीं देते, बल्कि सिर्फ व्यवस्था की देखरेख करते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि एक विशेषज्ञ, बिग टीचर, क्लास में आकर अपना ज्ञान नहीं बांटेगा, वो सिर्फ व्यवस्था देखेगा? ये तो किसी फैक्ट्री के मैनेजर जैसा लगता है, शिक्षक जैसा नहीं। ये बात मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं, यह हमारी पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इस मॉडल का तर्क यह है कि एक विशेषज्ञ का सबसे अच्छा उपयोग ज्ञान को 50 लोगों तक बोलकर पहुंचाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादातर ज्ञान खो जाता है। उनका सबसे अच्छा उपयोग एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां वे 50 लोग खुद ज्ञान तक पहुंच सकें और उसे अपना बना सकें। बिग टीचर एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। वो खुद वाद्यंत्र नहीं बजाता, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपनी धुन सही ढंग से बजाए। बिल्कुल, और सब मिलकर एक सुंदर संगीत तैयार करें। ठीक है, ये ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण समझने में मदद करता है। तो इस तरह के माहौल का सीखने वालों के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? जैसे हमारे स्कूलों में नकल करना या एक दूसरे पे धौंस जमाना, बुलिंग आम बात है। क्या ये मॉडल इन समस्याओं का भी कोई हल देता है? स्रोत के जो निष्कर्ष हैं वे इस पर काफी सकारात्मक रोशनी डालते हैं। यह मॉडल नकल करने वाले व्यवहार को स्वाभाविक रूप से कम करता है, क्योंकि हर कोई अपने व्यक्तिगत ब्रेन पेज बनाने पर केंद्रित होता है। सही बात है, आप किसी और के दिमाग का नक्शा कॉपी नहीं कर सकते। बिल्कुल, और जब कोई लेक्चर देने वाला प्रमुख व्यक्ति यानी शिक्षक नहीं होता, तो क्लासरूम में प्रभुत्व जमाने या धौंस जमाने के पैटर्न भी कम हो जाते हैं। माहौल अधिक शांत, केंद्रित और समावेशी बनता है। और इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना भी आती होगी। हाँ, ये मॉडल सीखने वालों में स्वायत्तता, जिम्मेदारी और टीम वर्क को बढ़ावा देता है, क्योंकि सफलता के लिए उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, किसी एक शिक्षक पर नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लगभग एक आदर्श दुनिया जैसा। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? क्या ये साबित हुआ है कि ये मॉडल वाकई में काम करता है? हाँ, स्रोत के अनुसार इसके निष्कर्ष बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली हैं। सबसे पहला, ब्रेन पेज निर्माण से सीखी गई बातें पारंपरिक मौखिक निर्देश की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी और लंबे समय तक याद रहती हैं। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, मोटर साइंस यानी करके सीखना स्मृति और कौशल को चट्टान की तरह मजबूत करता है। ठीक है। तीसरा, मिनिएचर स्कूल में काम करने से स्कॉलर्स में सहयोग, नेतृत्व और समस्या समाधान की क्षमता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता कि टीम वर्क क्या है, वे उसे जीते हैं। अच्छा। चौथा, सीखने वाले अधिक स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सीखने की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या? ये है कि ये मॉडल सीखने की असमानताओं को कम कर सकता है। असमानताओं को कैसे? क्योंकि ये शिक्षक की व्यक्तिगत गुणवत्ता, उसके पढ़ाने के तरीके या भाषा पर निर्भर नहीं करता। ज्ञान का स्रोत यानी सोर्स पेज सभी के लिए समान होता है, जिससे एक समान अवसर का माहौल बनता है। ये आखिरी बात तो बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि एक दूर दराज के गांव का स्कूल भी शहर के बड़े स्कूल जैसी ही गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकता है, अगर उनके पास सही सोर्स पेज और ये सिस्टम हो। बिल्कुल, ये सीखने को शिक्षक केंद्रित से सिस्टम केंद्रित बना देता है। देखिए, एक्टिव लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी बातें शिक्षा जगत में काफी समय से हो रही हैं। हाँ, होती रही हैं। लेकिन ये शोध पत्रों से एक कदम आगे जाता है। ये कहता है कि समस्या सिर्फ सिखाने के मेथड में नहीं, बल्कि सिखाने के विचार में ही है। अगर ये मॉडल वाकई इतना प्रभावी है, तो इसके व्यापक निहितार्थ क्या होंगे? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का सपना देखें, तो हमारे स्कूलों, हमारे पाठ्यक्रम और शिक्षकों की भूमिका को किस हद तक बदलना होगा? इसके निहितार्थ बहुत गहरे और व्यवस्थागत हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये पूरे सिस्टम को बदलने की बात है। स्रोत कुछ प्रमुख बदलावों का जिक्र करता है, जैसे कि स्कूल आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो क्लासरूम का डिजाइन बदलना होगा। लेक्चर हॉल की जगह नॉलेज वर्कस्पेस से बनाने होंगे, जहां छोटे छोटे समूह काम कर सकें, जहां सक्रियता और मूवमेंट हो। जी। फिर पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, उसे लेक्चर के हिसाब से नहीं, बल्कि सोर्स पेज, ब्रेन पेज और जाइड पेज के कार्यों के आसपास बनाना होगा। ठीक है।
फिर शिक्षकों की भूमिका। जैसा हमने चर्चा की, शिक्षकों को प्रशिक्षक या लेक्चरर से पर्यवेक्षक और मैनेजर बनना होगा। उनकी ट्रेनिंग भी बदलनी होगी। बिल्कुल, उनकी ट्रेनिंग ज्ञान देने पर नहीं बल्कि सीखने के माहौल को प्रबंधित करने पर केंद्रित होगी। और अंत में मूल्यांकन। परीक्षाएं ये नहीं पूछेंगी कि आपको क्या याद है, बल्कि ये पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। मूल्यांकन प्रदर्शन आधारित होगा। जी बिल्कुल। ये तो शिक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। शिक्षक की भूमिका, क्लासरूम का डिजाइन, सिलेबस और यहाँ तक कि परीक्षा का तरीका भी, ये सिर्फ एक नई तकनीक नहीं है बल्कि सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल, ये शिक्षा को एक औद्योगिक मॉडल से निकालकर, जहां सबको एक ही सांचे में ढाला जाता है, उसे एक ज्ञान निर्माण मॉडल में बदलने का प्रस्ताव है, जहां हर कोई अपनी समझ का निर्माता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यही है। हमने देखा कि लेनोग्राफी एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करती है, जहां सीखना सिखाने पर निर्भर नहीं है बल्कि सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर है। सोर्स पेज, ब्रेन्स पेज और जाइड्स पेज की प्रक्रिया मस्तिष्क के सीखने के प्राकृतिक तरीके से मेल खाती है, जैसा कि हमने बिरयानी बनाने या आइकिया का फर्नीचर जोड़ने वाले उदाहरणों में देखा। और आज के समय में इस विचार का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, हमें ऐसे शिक्षार्थियों की जरूरत है जो स्वतंत्र रूप से सोच सकें, समस्याओं को हल कर सकें और लगातार नई चीजें सीख सकें। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ निर्देशों का पालन करना जानते हों। ये मॉडल उस भविष्य के लिए जरूरी कौशल विकसित करने का एक बहुत ही ठोस और संभावित रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। अगर ज्ञान को सिखाया नहीं जा सकता बल्कि केवल हस्तांतरित किया जा सकता है, तो हमें अपने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बारे में अपनी सबसे बुनियादी धारणा पर ही सवाल उठाना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को जानकारी का उपभोक्ता बना रहे हैं या ज्ञान का निर्माता? इस पर सोचिएगा जरूर।